अब जो दिए गए इक्विपमेंट्स थे, जो भी हमें ज़रूरत के इक्विपमेंट्स थे, उसको हमने कलेक्ट किया और एक लेडल्स को बना दिया। एक लेडल्स को हमने बना दिया। अब लेडल्स को बनाने के बाद हम लोगों को लेडल्स को यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लेडल्स को यूज करते टाइम हमें कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ है कि भाई ब्रिक्स का सिलेक्शन, किस ब्रिक्स का हम लोग सिलेक्शन करें। हमारे पास वैरायटीज ऑफ ब्रिक्स हैं, तो सिलेक्शन के लिए कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि हम ये देख लें कि कौन से इन्वायरमेंट में लेडल्स को यूज होना है। जिस इन्वायरमेंट में यूज होना है उसके अंदर जो मेटल्स आएंगे, पिग आयरन आएंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर जो स्लैग बनेंगे, स्लैग का फॉर्मेशन होगा, या पिग आयरन जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है उसमें भी कुछ स्लैग कंटेंट होते हैं। तो जो स्लैग होंगे उसके केमिकल एनालिसिस को हम लोग एनालाइज करेंगे, तभी हम लोग देख सकते हैं भाई उसकी बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी या एसिडिटी के आधार पर ही हम लोग ब्रिक्स का सिलेक्शन करते हैं। तो ये सब तरीके हैं सिलेक्शन करने के। उन सब को आधार लेते हुए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ब्रिक्स यदि हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस इंडस्ट्री में जो भी पिग आयरन निकल रहा है उसका हम लोग केमिकल एनालिसिस करके मंगवाते हैं कि भाई आपके यहाँ पर जो पिग आयरन है उसका केमिकल एनालिसिस क्या है, आपके यहाँ पर जो स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है उसका केमिकल एनालिसिस क्या है। तो हम लोग उसको केमिकल एनालिसिस को देख करके ही अपने ब्रिक्स का डिज़ाइन करते हैं। तो ब्रिक्स के डिज़ाइन और कास्टिबल का डिज़ाइन तो इस तरीके से किया जाता है। अब जब हम ब्रिक्स का डिज़ाइन कर लिए, ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर कर दिए और लेडल को बना दिए, तो लेडल को बनाने के बाद ग्रीन स्टेज में हमारा लेडल है और पिग आयरन का जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 1300 से लेके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो क्या होता है कि यदि हम लोग उस लेडल को सीधे उस लेडल के अंदर सीधे पिग आयरन को डालेंगे तो क्या होगा, थर्मल शॉक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लेडल था, लेडल का ब्रिक्स था, वो रूम टेम्परेचर पर था। क्या वो रूम टेम्परेचर पर था और उसके अंदर 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का पिग आयरन डाले तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वो थर्मल शॉक हो जाएगा। थर्मल शॉक हो जाने के कारण जो ब्रिक्स की लाइनिंग थी वो फेल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग उस लेडल को प्री हीट करते हैं। लेडल को हम लोग प्री हीटिंग स्टैंड पे रख देते हैं और लो टेम्परेचर से फायरिंग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट या एक स्टैंडर्ड रेट से हीटिंग करते हैं और हीटिंग करके अबाउट हम लोग 800 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचाते हैं। अब प्री हीट हो जाता है हमारा लेडल अबाउट 24 आवर। तो प्री हीट हो जाने के बाद उस लेडल को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग उसके अंदर पिग आयरन को डालेंगे तो थर्मल शॉक नहीं के बराबर होगा या बहुत कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल शॉक से अपने लेडल को बचा सकते हैं। अब दूसरा चीज़ आता है कि अब हम लोग उस लेडल को यूज करने लगे। जो भी हमारा एप्लीकेशन था, टॉर्पीडो से हॉट मेटल उठाया, डीसल्फराइजेशन यूनिट में ले गया, वहाँ डीसल्फराइजेशन हुआ। फिर डीसल्फराइजेशन जब कंप्लीट हो गया तो वो कन्वर्टर के पास ले जा कर के अपना पिग आयरन उसको कन्वर्टर पे पहुँचा दिया। अब जब ये चीज़ें साइकिल में होने लगेगी, एक लेडल से मल्टीपल टाइम्स यूज होने लगते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स यूज होने लगते हैं तो क्या होगा कि उसके अंदर इरोजन होगा, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के अंदर इरोजन होगा। तो इरोजन होता है तो यदि हम लोग कुछ समय के बाद 2, 4, 5, 10, 15 हीट के बाद बार बार चेक करते रहते हैं कि लेडल के अंदर इरोजन तो नहीं हो गया, लेडल के अंदर इरोजन तो नहीं हो गया। बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाएगा तो फिर वो डेंजरस हो जाएगा लेडल, उसकी लाइनिंग हमको देखते रहना होगा।
तो यदि माइनर सा इरोजन होता है तब हम लोग वहाँ पे पैचिंग कर सकते हैं। कांस्टेबल को पानी के साथ मिक्स किए, वहाँ पे थ्रोइंग के माध्यम से वहाँ पुट कर दिए तो वो सस्टेन कर सकते हैं। या हम लोग गनिंग कर सकते हैं, वहाँ जहाँ पे इरोजन ज़्यादा हुआ है वहाँ गनिंग किए, फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो ये थ्रोइंग और गनिंग का जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, तो ये जो है हॉट रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग हॉट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जहाँ पैचिंग किए या गनिंग किए, ये तो हॉट कंडीशन में किए, इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कूल करने की ज़रूरत लेडल को नहीं पड़ी। लेकिन एक समय आता है कि भाई लाइनिंग बहुत वीक हो गया, बहुत पतला हो गया, कोरोजन इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया, या हम कहें कि जो हमारा ब्रिक्स था, वर्किंग लाइनिंग का ब्रिक्स था, उसकी थिकनेस डिक्रीज होकर के 45 mm या 60 mm हो गई, जो हमने 200 mm का यूज़ किया था। तब हमको क्या होता है कि ब्रिक्स को, वर्किंग लाइनिंग के ब्रिक्स को चेंज करना पड़ता है। वर्किंग लाइनिंग के ब्रिक्स को चेंज करना होता है, तो हम लोग उस लेडल को साइड कर देते हैं अपने सिस्टम से, कूल होने देते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक। इसके बाद जो वर्किंग लाइनिंग के ब्रिक्स था उसको तोड़ के हटा देते हैं। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि जो दो ब्रिक्स के बीच में गैप्स होंगे, इसी को तो भरने के लिए हम लोग मोटर्स का यूज करते हैं। तो जहाँ पे अच्छे से मोटर नहीं लगा होगा तो वहाँ पर स्लैग या हॉट मेटल का पेनिट्रेशन हो जाता है, और पेनिट्रेशन होके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के बाद हम लोग नए ब्रिक्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक इंटरमीडिएट रिपेयर होता है। समझ गए? दो तरह का रिपेयर हम समझे, एक हॉट रिपेयर, एक इंटरमीडिएट रिपेयर होता है। अब हम लोग देखें कि इंटरमीडिएट रिपेयर किए, फिर हम लोग उसको प्री हीट किए, यूज करने लगे, और यूज करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि अब हमारा बैकअप लाइनिंग का भी ब्रिक्स जो है वो ऑलमोस्ट उसकी लाइफ हो चुकी है, और जो भी इंसुलेशन लाइनिंग की है उसकी भी लाइफ हो चुकी है। तो हम लोग उसको कंप्लीट चेंज करते हैं कि भाई इंसुलेशन लाइनिंग भी चेंज कर दो और बैकअप लाइनिंग भी चेंज कर दो। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल रिपेयर उस लेडल का करते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर है? तो यही आपके स्लाइड्स में दिया हुआ है कि हॉट मेटल लेडल्स का क्या यूज़ है और किस किस इन्वायरमेंट में हम लोग करते हैं। और एक टिपिकल जो है ब्रिक्स के सिलेक्शन के लिए आप देखिए कि जो रेड कलर के लाइनिंग किए हुए हैं, ये सेफ्टी लाइनिंग है, वो 50 to 150 mm थिकनेस का होता है, जो वॉल के साइड है। और सेफ्टी लाइनिंग जो बॉटम में होता है, क्योंकि बॉटम में इम्पैक्ट जोन होता है, टॉप से हम लोग सीधे चार्ज करते हैं वहाँ, तो उसकी जो सेफ्टी लाइनिंग होती है वो कंपेरेटिवली वॉल से ज़्यादा थिकनेस की होती है, वो 100 to 200 mm होता है। और वर्किंग लाइनिंग जो वॉल का वो होता है वो 100 to 200 mm होता है। और वर्किंग लाइनिंग बॉटम का जो होता है वो 100 to 350 mm थिकनेस का होता है, क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट होना है। और स्पाउट जो एरिया होता है, जो माउथ का एरिया होता है, वहाँ पे कास्टिंग जो हम लोग करते हैं 50 to 150 mm तक का करते हैं। और लेडल के ब्रिक्स के सिलेक्शन के लिए हम लोग अभी कहे कि जो हॉट मेटल लेडल उसमें यूज़ होना है उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयरन को हम लोग अमाउंट निकालते हैं। इसी के आधार पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किस क्वालिटी का ब्रिक्स हमको यूज़ होना है। तो ये एक टिपिकल किसी हॉट मेटल लेडल का आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है। इसी तरीके से स्लैग का उसमें एनालिसिस करते हैं। देखिए स्लैग में सिलिका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है 20%, लाइम कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है 15%। ये सिलिका और लाइम जो है हम लोग एज ए चार्ज करते हैं लाइमस्टोन ब्लास्ट फर्नेस में, इसीलिए ये फॉर्मेशन हुआ। तो इसको देख करके ही हम लोग ब्रिक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और सेफ्टी जो लाइनिंग हम लोग बॉटम और वॉल में यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए
किस इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, ये इसके अंदर दिए हुए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जो सेफ्टी लाइनिंग होती है वो डायरेक्टली एक्सपोज तो मेटल के कांटेक्ट में होते नहीं है, तो वो उसका जो विथस्टैंड टेम्परेचर होना चाहिए वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाना चाहिए, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन बॉटम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो वो उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है होनी चाहिए ब्रिक्स के सिलेक्शन के लिए। ये जो है आपका सेफ्टी लाइनिंग का इंस्टॉलेशन दिया हुआ है कि जो सेफ्टी लाइनिंग के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं 30 to 70% एल्यूमिना कंटेंट का बैकअप लाइनिंग यूज़ करते हैं, और बहुत जगह अब ये जो है कास्टेबल का भी यूज़ करने लग रहे हैं। और सेफ्टी लाइनिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यहाँ दिया हुआ है कि उसका पीक टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। ये आपका येलो जो कलर का है वो है वर्किंग लाइनिंग की थिकनेस अभी हम कहें कि 100 to 200 mm होता है। और क्योंकि ये जो हम लोग मेटल का एनालिसिस किए वो हमें एसिडिक मिला, वो हमें एसिडिक या बेसिक मिला, तो उसके आधार पे हम लोग ब्रिक्स का सिलेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एल्यूमिना सिलिकॉन कार्बाइड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, या मेनली एल्यूमिना ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। और स्पॉट में हम लोग कास्टेबल्स का यूज़ करते हैं। और स्पॉट का देखिए टेम्परेचर जो है 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ करें जो कि 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से विथस्टैंड कर पाए। वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट तो वहाँ पे होता नहीं है, वहाँ से तो सिर्फ मटेरियल का या पिग आयरन का फ्लो होता है। और स्पॉट में जो है हम लोग जो कास्टेबल यूज़ करते हैं वो 50 to 70% एल्यूमिना कंटेंट वाले कास्टेबल्स का यूज़ करते हैं। यही सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ों का ये समरी दिया हुआ है कि हॉट मेटल लेडल्स में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है हॉट मेटल का वो कंपैरेटिवली लो होता है, 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। सिर्फ ज़्यादातर ये देखा जाता है ब्रेकआउट फ्रीजिंग के केस में होता है कि आगे का प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गया तो हॉट मेटल लेडल के अंदर ही मेल्ट को पिग आयरन को छोड़ना पड़ गया और वो सॉलिडिफाई हो गया, या तो दो जॉइंट्स के बीच में पेनिट्रेशन हो गया, और पेनिट्रेशन हो जाने के बाद वो अंदर में जा करके बैकअप लाइनिंग के पास या बैकअप लाइनिंग से कभी कभी पार भी हो जाता है, वहाँ पर जाके वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और हम लोग जो हॉट मेटल लेडल को टाइम टू टाइम विजुअली इंस्पेक्ट करते रहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स यूज उसके अंदर किए गए हैं वो अभी तक ठीक है कि नहीं है। यदि इरोजन कोरोजन ज़्यादा हो जाता है तो यदि हमें गनिंग कर सकते हैं, या हम लोग इसको और भी अलग तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं तो रिपेयर करते हैं।